हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का थियोरेटिकल पार्ट। अभी हम क्या पढ़े थे, देखे थे क्वांटिटी निकालना। इन पीछे के कुछ वीडियो हम बनाए थे क्वांटिटी निकालना किसका, बिल्डिंग का और रोड का। अब देखिए आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे। उसमें पहला आएगा, कम से कम 3 आएंगे। पहला क्या आएगा, रोड का क्वांटिटी निकालना, बिल्डिंग के विभिन्न आइटम का क्वांटिटी निकालना, और एक न्यूमेरिकल आएगा रेट एनालिसिस के। बाकी कुछ थियरी आते हैं। थियरी कहाँ से आएंगे, वैल्यूएशन और कास्टिंग से। वैल्यूएशन और कास्टिंग से भी 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिंकिंग फंड वगैरह है। आज हम शुरू करेंगे वैल्यूएशन और कास्टिंग का पार्ट। अब समझिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे एस्टिमेटिंग, यानी यहाँ से हम शुरू करेंगे थियोरेटिकल पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपका बिल्डिंग और रोड ख़त्म हो चुका है, बिल्डिंग और रोड चलेगा, ठीक है। उससे पहले हम क्या शुरू कर रहे हैं, थियोरेटिकल पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, एस्टिमेट क्या होता है, यानी एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और क्या होता है, वैल्यूएशन। पहले सिंपल समझिए एस्टिमेटिंग क्या होता है। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है हिंदी प्राक्कलन। एस्टिमेटिंग क्या होता है आपका, प्राक्कलन। और कास्टिंग वैल्यूएशन का नहीं पता है, समझिएगा। एस्टिमेट मतलब क्या होता है, सिर्फ अनुमान लगाना। यानी मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि हम प्लाट का साइज देखें, उस साइज पर हम एक अनुमान लगाएंगे। कैसे अनुमान लगाएंगे, हम क्वांटिटी ज्ञात करेंगे कि ईंट कितना लगेगा, कितना घन मीटर ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, वो सीमेंट ज्ञात करना, बालू ज्ञात करना, ऐसा बताएंगे आपको। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो मेरे प्लाट पे जो बिल्डिंग बनेगा उसका हम एक रफ एस्टिमेट बनाएंगे। यानी हम अनुमान लगाएंगे कि हाँ 2 मंजिल 1 मंजिल बिल्डिंग बनाएंगे, 10 लाख है, फिर 20 लाख, जितना पैसा लगेगा एक एस्टिमेट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक बाइक लेने जा रहे हैं, तो लेने जाने से पहले क्या होता है, कौन सा बाइक लेना है उसके अनुसार एक आप अनुमान लगा लेते हैं कि 3 से 4 हज़ार इधर उधर रुपये लग जाएगा। उसी तरह ये अनुमान लगाना, खर्चा का अनुमान लगाना मेरा क्या कहलाता है, एस्टिमेट कहलाता है। इसका प्योर डिफिनीशन क्या होगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आने वाले हैं, जो हम प्योर डिफिनीशन बोलेंगे वो आपको नोट करना है। डिफिनीशन है, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना एस्टिमेट कहलाता है। एक बार और सुनिए, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना एस्टिमेट कहलाता है। अब क्या समझना हमको, कॉस्टिंग क्या होता है। अब समझिएगा, हम क्या लगा लिए, एक अनुमान लगा लिए। अनुमान के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ उस प्लाट पे अपना घर बनाएंगे। ये तीनों चीज़ें हम डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। यानी डेली लाइफ में सब चीज़ें हम करते रहते हैं, लेकिन हमको कहाँ पढ़ना है, अपने बिल्डिंग यानी कहाँ पढ़ना है, सिविल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो क्या है, मेरे पास एक प्लाट है, अनुमान लगा लिए। अब क्या है, वहाँ हम घर बनाएंगे। तो घर बनाने में जितना खर्चा लगा, घर बनाने में जितना टोटल खर्चा लगा, उसे क्या कहते हैं हम, कास्ट, यानी करने में कहना कास्टिंग लगा। तो क्या होता है कि किसी निर्माण कार्य को करने में उस वर्तमान समय में कुल खर्चों को क्या कहते हैं, हम कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, किसी निर्माण कार्य को करने में जितना कुल खर्चा लगता है उसे क्या कहते हैं, हम कास्टिंग। उसके बाद मेरा आता है वैल्यूएशन, इसी को हम थोड़ा देखेंगे आज, ठीक है। वैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और समझिए, नाम से ही लग रहा होगा वैल्यू, यानी किसी की कितनी वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू। अब मान लीजिए कि हम घर बनाए, ये आपका क्या था, बिल्डिंग था, इस पर घर बना दिया 50 लाख का। इस पर कितने का घर बना दिया, 50 लाख का। तो क्या होगा, कुछ दिन बाद इसका क्या कितना मिलेगा, कुछ दिन बाद बेचेंगे तो कितना में बेच देंगे आप, 70 लाख में। इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। यानी प्लाट वगैरह यानी ज़मीन वगैरह का क्या होता है, वैल्यू बढ़ता रहता है। इसी तरह मान लीजिए आप एक बाइक खरीद के लाए, 1 लाख रुपए क्या, तो क्या 2 महीने 4 महीने या 6 महीने बाद 1 लाख रुपए से ज़्यादा मिलेगा, नहीं। उस बाइक को बेचेंगे तो कितना मिलेगा, 70,000 80,000, है ना। तो वैल्यू ऐसा नहीं है कि 50 से 70 लाख हुआ है तो ऐसा नहीं कि वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, वैल्यू बढ़ भी सकता है या फिर वैल्यू घट सकता है। बाइक यानी मशीनरी की कंडीशन में आपको वैल्यू घटता है। तो वैल्यूएशन हमको आज पढ़ना है, चलिए हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन।
क्या पढ़ना है हमको, वैल्यूएशन। तो वैल्यू आपको पता चल गया क्या क्या होता है कि उस वर्तमान समय में किसी चीज़ की कितनी कीमत है। ठीक है, उस वर्तमान समय में किसी चीज़ की कितनी कीमत है। अब कीमत कई पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आप एक घर बनाए जहाँ एकदम अभी वहाँ विकास नहीं हुआ था, ठीक है, दूर दूर घर थे, तो 50 लाख, 1 साल बाद बेच रहे थे 70 लाख मिल रहा था। अभी अचानक क्या हो गया, वहाँ कॉलेज बन गया या फिर उसके अगल बगल हॉस्पिटल बन गया बड़ा सा, तब तुरंत उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैल्यू के कारण अब रेंट, वहाँ आप जो लोगों को रेंट देंगे, रेंट भी आपका बढ़ जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे वैल्यू क्या होता है, आपका कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ का कंडीशन कैसा है ना। अब समझिएगा वैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपका। वैल्यूएशन क्या होता है, यह एक विधि होता है जिसके द्वारा किसी संपत्ति की वर्तमान मूल्य को ज्ञात करते हैं। समझिएगा, वैल्यूएशन एक तकनीक होती है जिसकी सहायता से किसी संपत्ति का वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब वैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है, यानी पर्पज ऑफ, हम डिफिनीशन जो बोल रहे हैं उसको लिखते रहिएगा, पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। पर्पज ऑफ वैल्यूएशन पहला हो जाएगा मेरा, संपत्ति को शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, आपके बुक में मिलेगा सेलिंग एंड बाइंग में, समझ रहे हैं, यानी किसी संपत्ति को बेचने और खरीदने में। वैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है मेरा, एक एक डिफिनेशन आता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम बिल्डिंग पढ़ा रहे थे, कोई डिफिनेशन नहीं बताया, उसमें भी आता है कि बिल्डिंग एस्टीमेट निकालने की कितनी विधियां हैं, आप जानते हैं, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, सेंट्रल लाइन और क्रॉसिंग मेथड। लेकिन इसमें थ्योरी में जितना हम बोल रहे हैं, जितना डिफिनीशन लिख रहे हैं, बुक में आपका सब दिया हुआ है, उसको हम समझा रहे हैं, अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं। वीडियो को आराम से पॉज करके 1-2 बार आगे पीछे करके उस डिफिनीशन को नोट कर लेना है, एक एक डिफिनीशन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक में मिल जाएगा, उससे देख के लिख लीजिएगा। ठीक है पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, यानी वैल्यूएशन के उद्देश्य। पहला क्या है, संपत्ति को बेचने और खरीदने में। मान लीजिए आप कहीं गए खरीदने, प्लॉट खरीदने गए या फिर बिल्डिंग खरीदने गए, तो खरीदने गए सबसे पहले वैल्यू पता करेंगे, कितने वैल्यू का है। वैल्यू पता कैसे करेंगे, उसके अगल बगल का कंडीशन देखेंगे, अगल बगल के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, या फिर उधर का क्लाइमेट क्या है। हम जम्मू कश्मीर चले गए, उधर का क्लाइमेट देखेंगे, अच्छा है, वैल्यू बढ़ जाएगी। कहीं और है तो यहाँ से आप क्या जान जाएंगे, किसी संपत्ति को बेचने और खरीदने में। दूसरा क्या होता है मेरा, गिरवी रखने में, गिरवी रखने में। ठीक है, अब वैल्यूएशन का जरूरत कहाँ पड़ता है हमको, गिरवी रखने में। जैसे मान लीजिए क्या है, आपके पास एक प्लॉट है, अब इस पर आप मकान बनाएंगे, तो मकान बनाने के लिए क्या करेंगे, आप एक बैंक से लोन लेंगे। मकान बनाने के लिए क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। तो बैंक वाला क्या करेगा कि आपका प्लाट का क्या करेगा, वैल्यू देखेगा कि आपके प्लाट की वैल्यू कितनी है। आपके प्लाट के वैल्यू के अनुसार उस प्लाट के वैल्यू का 70 से 75% क्या दे देगा, आपका लोन मिल जाएगा। तो उससे क्या करेंगे, अपना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराएंगे। तो वैल्यू का जरूरत कहाँ पड़ा हमको, किसी समझिएगा कहाँ हो रहा है, किसी गिरवी रखने में। अब समझिएगा क्या हो गया, वैल्यूएशन का उद्देश्य गिरवी रखने में। तो तीसरा होता है आपका टैक्स का निर्धारण करने में, टैक्स का निर्धारण करने में। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कौन कौन से टैक्स लगेंगे आपके कारपोरेट टैक्स हो जाएगा, आपका वेल्थ टैक्स हो जाएगा, या फिर म्यूनिसिपल टैक्स हो जाएगा। अब टैक्स का निर्धारण कैसे होगा कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितना है। टैक्स के निर्धारण में भी हम किसका यूज़ करते हैं, वैल्यू का। उसके बाद होगा आपका इंश्योरेंस में, क्या करेंगे, इंश्योरेंस कराने में। जैसे आपके पास एक बाइक है 1 लाख रुपए की, इसका क्या करा देंगे आप, इंश्योरेंस करा देंगे। तो ये इंश्योरेंस वाला क्या है, इंश्योरेंस वाला ये समय समय पर आपकी बाइक की वैल्यू पता करता रहेगा। यदि बाइक खरीदे 1 महीने बाद चोरी हो गया, तो 1 लाख है आपका बाइक का रेट, बाइक का कास्ट, तो 90-95 हज़ार मिल जाएगा।
यदि बाइक, यही बाइक आपका 10 साल बाद चोरी होता है तो ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख का 1 लाख मिल जाएगा। 10 साल बाद बाइक आपका चोरी होता है तो उस बाइक का क्या पता किया जाएगा, वैल्यू पता किया जाएगा। उस बाइक का कितना वैल्यू है उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। तो वैल्यूएशन का कहाँ यूज करते हैं हम इंश्योरेंस कराने में, ठीक है। अगला होता है 5वां, क्या हो जाएगा आपका कि सूखा, किसमें, सूखा, बाढ़, भूकंप, है ना, इत्यादि आपदा में। जैसे क्या आ गया, भूकंप आ गया। अब भूकंप के कारण क्या देती है, गवर्नमेंट मुआवजा देती है। तो एक और टॉपिक छठा आ जाएगा मुआवजा देने में, है ना, या फिर इसी में आ जाएगा आपका मुआवजा देने में। मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आपका क्या आ गया, जो प्रॉपर्टी था वो खराब हो गया, तो गवर्नमेंट मुआवजा देगी तो किस आधार पे देगी, इस आधार पे देगी कि आपका जो बिल्डिंग था उसका वैल्यू कितना था, जो बिल्डिंग था उसका कितना वैल्यू है, ठीक है। अब समझिएगा अगला मेरा होता है छठा हो जाएगा किराया निर्धारण में, है ना, रेंट के निर्धारण में। अब हम पीछे बता चुके हैं कि भाई आप बिल्डिंग बनाए तो उसका बिल्डिंग बनाए अगल बगल कंडीशन ठीक नहीं है तो रेंट क्या होगा आपका कम रहेगा। लेकिन वही आगे स्कूल खुल जाए, होटल खुल जाए, ठीक है, तो आपका रेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों रेंट बढ़ा, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है। तो हो जाएंगे उद्देश्य। एक आता है आपका छठा आता, 7वां आ जाएगा संपत्ति के बंटवारा में। किसमें आ जाएगा आपका, संपत्ति के बंटवारा में। अब संपत्ति के बंटवारा में वैल्यूएशन का कैसे यूज होता है। मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, एक का क्या मकान, मान लीजिए मकान 2 जगह घर है, 2 भाई हैं 2 जगह घर है। एक का मकान अच्छा बना हुआ है, टेंट पेंट है, और दूसरे का मकान क्या है, उतना अच्छा नहीं है। जब बंटवारा होगा तो क्या किया जाएगा, जो आपका मकान जो पेंट हुआ है अच्छा है, जो भाई उसमें रहेगा वो दूसरे भाई को क्या देगा, कुछ पैसा देगा, है ना। किस आधार पर देगा कि भाई मेरा क्या है, मेरे मकान की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि मेरा सब कुछ पहले से बना हुआ है, मेरे मकान की वैल्यू ज़्यादा है, तुम्हारी मकान की वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि तुम्हारा मकान अच्छे से नहीं बना है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या दिया जाता है आपका, कुछ उसको पैसा देगा, ठीक है, कि वो भी अपना वैल्यू को मेरे इतना बराबर कर ले, उसको कलर करवा के प्लास्टर जो भी ज़रूरत हो। तो आप समझ गए होंगे कि संपत्ति के बंटवारा में भी किसका यूज़ करते हैं, हम वैल्यूएशन का यूज़ करते हैं। तो ऐप का सिंपल था कि वैल्यूएशन में का यूज कहाँ कहाँ तक होता है। अब देखिएगा हम सब मेथड पढ़ेंगे कि वैल्यूएशन हम कैसे निकालते हैं, कि एक ज़मीन है या फिर प्लॉट है तो उसको हम बेचेंगे या फिर खरीदेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। तो ये सब धीरे धीरे हम देखेंगे। अगला टॉपिक आता है मेरा बेसिक डिफिनीशन। आपके एग्जाम में यही सब आएंगे, वो डिफिनीशन आएंगे, हो जाएगा ग्रॉस इनकम। क्या होगा आपका, ग्रॉस इनकम यानी सकल आय। सकल आय, सकल आय क्या होता है, देखिए नाम से ही लग रहा है क्या, ग्रॉस इनकम, यानी किसी संपत्ति के, इस डिफिनेशन को नोट करते जाइएगा या फिर अपने बुक से नोट कर लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं। किसी संपत्ति के सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें कोई खर्चों को न घटाया गया हो, उस आय को क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम। किसी संपत्ति के सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें से किसी खर्चों को न घटाएं, ग्रॉस इनकम कहलाता है। इसका मतलब समझिए, आपके पास क्या था, मान लीजिए एक प्लाट था, घर था, ठीक है। अब इस प्लाट को क्या दिया, रेंट पे दिए हैं, और रेंट से आपको हर महीने 50,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये क्या हुआ आपका, ग्रॉस इनकम हुआ, यानी सकल आय हुआ। या फिर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो जैसे कि आपका मान लीजिए कि रहने देते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत है, वीडियो लंबा हो जाएगा, समझिएगा। प्लाट या फिर कुछ भी आप बिजनेस कोई भी कर रहे हैं, उसमें से कोई खर्चा नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, अब किराना का दुकान ही है, तो जितना इनकम आ रहा है, ठीक है, टोटल इनकम को क्या कहेंगे, ग्रॉस इनकम। अब उस इनकम में क्या होता है, कुछ खर्चे होते हैं। जैसे आपके पास प्लॉट है तो प्लाट का क्या होगा, आपका समय समय पर उसका रिपेयरिंग, नल टूट जाएगा, प्लास्टर उखड़ जाएगा, समय समय पर उस पर क्या करना पड़ता है, रिपेयरिंग करना होता है। उस प्लाट को, बड़ा सा प्लाट है, उसके रखवाली के लिए चौकीदार रखना पड़ेगा, तो उसको भी क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर और कुछ
टूट फूट जाएंगे, उसको रिपेयरिंग के लिए क्या होगा, आपका पैसा खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे, पानी का बिल देंगे और टैक्स देंगे। तो इनको घटाए नहीं हैं, ठीक है। इनको बिना घटाए जितना सिर्फ आ रहा है उसको क्या कहेंगे हम, ग्रॉस इनकम। उसके बाद आता है मेरा नेट इनकम। नेट इनकम, अब नेट इनकम क्या होता है, ग्रॉस इनकम में से, ग्रॉस इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी सकल आय में से कुल खर्चों को घटाने के बाद जो आय प्राप्त होता है उसे नेट इनकम यानी शुद्ध आय कहते हैं। अब जैसे कि आपका प्लॉट था, कितना आपका रेंट मिल रहा था, प्लॉट पे आपका रेंट मिल रहा था 50,000 रुपये का। कितने का रेंट मिल रहा था आपका, 50,000 रुपये का। जबकि इसके रिपेयरिंग में खर्च हो गया हर साल, मान लीजिए हर साल आपको 50,000 रुपये मिल रहा है, इसके रिपेयरिंग में हर साल 5,000 रुपये खर्चा हो जा रहा है। मान लीजिए चौकीदार है, उसको हर साल 1,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बिजली का बिल है, उसको 10,000 रुपये हर साल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक टोटल इनकम होगा ना, एक क्या होगा, कुछ टैक्स भी लगेंगे। इन टोटल इनकम को जब ग्रॉस इनकम में से घटाएंगे उसके बाद जो इनकम मिलता है उसे हम कहते हैं नेट इनकम। तो आई होप आपका वीडियो समझ आया होगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब तो थ्योरी पार्ट चल रहा है, जिसको बीच में ब्रेक करके हम धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अभी बिल्डिंग और रोड में क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल पकड़ ले तो उसको ख़त्म करना ही है, बीच में तो रोक नहीं सकते। और इसमें क्या है, छोटा छोटा हम लोग वीडियो बनाते हुए निकल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है।